मित्रों, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं शुभम शर्मा आपका एक बार फिर से ज्ञान विविध्य चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, पीछे की कक्षा में हमने पढ़ा था समाज के बारे में। समाज की जो रूपरेखा है वो हमने तैयार की थी और जो समाज की परिभाषा वो पढ़ी थी और समाज के प्रकार पढ़े थे और उन प्रकारों की भी अलग अलग जो परिभाषा है वो हमने जानी थी। तो अब हम अगली कक्षा में जो 5 समास है उन 5 समासों के बारे में पढ़ेंगे और निरंतर रूप से इन 5 समासों का अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो 5 समासों में से जो पहला समास है केवल समास, वो केवल समास हम आज पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आज का हमारा विषय है केवल समास। केवल समास। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि जो हमने पीछे की कक्षा में पढ़ा था वो आपके जरूर समझ में आया होगा, आपने जरूर उसका अध्ययन किया होगा और जो हम आगे निरंतर पढ़ेंगे उसका भी आप पूर्णतया समझने का प्रयास करेंगे। और मित्रों, आपसे अनुरोध है कि जो भी आपके कुछ भी समझ में नहीं आए, जो भी आपकी कुछ शंका है वो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि मैं जितना प्रयास हो सकूंगा आपका उत्तर देने की पूरी चेष्टा करूंगा। तो हम केवल समास पढ़ने जा रहे हैं। तो मित्रों, जितना मेरा अनुभव है कि समास जो होता है उस समास के अंदर कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो पूरे समास में निरंतर रूप से समान चलते हैं। तो समास में कुछ ऐसे तरीके हैं मित्रों जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से मैंने अध्ययन किया है उसी सरल तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि समास जो होता है उसमें समास में जो कोई भी शब्द रूप होता है या जो भी कुछ शब्द रूप की सिद्धि होती है तो उसका विग्रह हमें करना ही पड़ता है। और समास प्रकरण के अंदर जो विग्रह होते हैं वो निश्चित तौर पे 2 प्रकार से किए जाते हैं। एक तो लौकिक विग्रह और एक अलौकिक विग्रह। ये 2 विग्रह है जो हमारे इस समास प्रकरण के अंदर, पूरे समास प्रकरण जहां कहीं भी हमें समास प्रकरण की कोई शब्द रूप की सिद्धि हल करनी हो तो सर्वप्रथम लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह करने के बाद ही हम उस सिद्धि को संपूर्ण रूप से हल कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र है और कुछ ऐसा तरीका है जो पूरा समास प्रकरण में ही समान रूप से चलते हैं। तो मैं वो आपको बताना चाहूंगा कि समास प्रकरण में जो केवल समास है उसमें 3 जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रथम जो सूत्र है वो है समर्था पद विधि। दूसरा है प्राक दारात समास। तीसरा है सह सुपा। ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र है हमारे इस केवल समास के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा केवल समास के अंदर जो ये समर्थः पद विधि है इस सूत्र का क्या तात्पर्य होता है। मित्रों, ये जो समर्थ है इसका अर्थ होता है एकीभूत, या फिर हम कहें तो 2 या 2 से अधिक जो पद होते हैं वो समस्त एक पद में मिल जाते हैं तो उसे समर्थ कहा जाता है। तो ये एक परिभाषा सूत्र है। वैसे तो आपको पता होगा कि हमारे व्याकरण में 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। संज्ञा से परिभाषा च विधि विनियम एवं च अतिदेशो अधिकार षड विधि सूत्र लक्षणम। ये हमारे 6 प्रकार के सूत्र है जो व्याकरण के अंदर चलते हैं। उनमें ही ये जो समर्था पद विधि ये सूत्र है, ये एक प्रकार का परिभाषा सूत्र है।
और इसका सीधा सा एक तात्पर्य है, समर्थ का अर्थ हो गया दो या दो से अधिक मिल जो पद होते हैं उनका एक समस्त एक पद होता है तो उसे समर्थ कहा जाता है। तो इसका एक सिंपल सा या सरल भाषा में अर्थ कहें तो समर्थ पद विधि का अर्थ हो गया कि दो या दो से अधिक जो पद है उनको एक पद में समस्त उनका एक पद बनाना ही समर्थ पद विधि कहलाता है। अब आगे देखिए, प्राक डारात समासः। इस प्राक का अर्थ क्या होता है? प्राक का अर्थ होता है पूर्व, पूर्व कडारा समास। ये जो सूत्र है ये एक प्रकार का अधिकार सूत्र है, अधिकार सूत्र है, अधिकार सूत्र है। और इस सूत्र का अधिकार रहेगा कडारा कर्मधारय तक। जो कडारा कर्मधारय है वो हमारा कर्मधारय समास के अंदर जो सूत्र आएगा कडारा कर्मधारय, उस सूत्र तक इस सूत्र का अधिकार रहेगा। तो ये कहता है कि प्राक डारात समास है, कडारा कर्मधारय से पूर्व तक इस सूत्र का अधिकार रहेगा। तो ये अधिकार सूत्र हो गया। और अगला सूत्र है सहसुपा। यह सहसुपा अधिकार सूत्र भी है और परिभाषा सूत्र भी है। ये दो प्रकार का ये सूत्र है सहसुपा। सहसुपा में इस सह का क्या अर्थ है और एक सुपा का क्या अर्थ है? तो सह का अर्थ हो गया कि सुबंत का समर्थ के साथ समास, समर्थ के साथ समास। और इस सुपा का अर्थ हो गया सुबंत का सुबंत के साथ समास। सुबंत का सुबंत के साथ समास, ये अर्थ हो गया सहसुपा का। तो मित्रों ये जो समर्थ है, ये समर्थ पद विधि जो ये समर्थ होता है और जो यह होता है सह सुबंत का समर्थ के साथ समास, ये होता है वैदिक प्रक्रिया में। हमारे लौकिक प्रक्रिया में यह विधि नहीं चलती। सुबंत का समर्थ के साथ जो समास हो है, समर्थ जो विधि है वो वैदिक प्रक्रिया में ही चलती है। तो ऐसे हमने ये तीन महत्वपूर्ण सूत्र थे केवल समास के, वो हमने देखे। और इसके बाद में मैं आपको बता दूं, जैसे कि समास प्रकरण में मित्रों कुछ ऐसे तरीके हैं, ये कुछ ऐसी एक ट्रिक है जो मैं आपको बता दूं, जिससे आपको समाज समझने में कुछ भी परेशानियां, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जैसा मैंने पढ़ा है वैसा ही मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि समास प्रकरण के अंदर कुछ सूत्र है जो पूरे समास प्रकरण के अंदर वही सूत्र चलते हैं, वही एक तरीका है जो पूरे समास प्रकरण के अंदर चलता है, जिससे हमें समास प्रकरण समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। और मैं दावा करके कहता हूँ मित्रों, ये समास प्रकरण अत्यंत सरल प्रकरण है। तो इस प्रकरण के अंदर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जो मैं आपको बता देता हूँ। समास प्रकरण के अंदर सर्वप्रथम तरीका होता है जो मैंने आपको बताया, कोई भी शब्द रूप की जो सिद्धि होती है, सर्वप्रथम उसका लौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह, बाद में अलौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह। ये दो विग्रह करने के बाद में शब्द में ऐसा ही तरीका चलेगा, लौकिक विग्रह करते हैं फिर अलौकिक विग्रह करते हैं, फिर उसके बाद के अंदर एक यह सूत्र आता है कृतधित समासाश्च। इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होती है, ये तो आपको पता है, प्रातिपदिक संज्ञा। उसके बाद में जो इन लौकिक विग्रह होने के बाद में हमें पता चलता है
कि उस लौकिक विग्रह होने के बाद में हमें अलौकिक विग्रह करने में कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि अलौकिक विग्रह करने के लिए हम उसका लौकिक विग्रह करते हैं। अलौकिक विग्रह करेंगे तो हमें लौकिक विग्रह जैसे हम करेंगे हमें अलौकिक विग्रह का अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि लौकिक विग्रह करते ही हमें उसमें से जो सुप इत्यादि प्रत्यय हैं वो प्रत्यय लगाने का हमें पूर्णतया ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार हम प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। उसके बाद में जो अलौकिक विग्रह में हम सुबंत प्रत्ययों में से कोई भी इनमें जो प्रत्यय लगाते हैं उन प्रत्ययों का सुपो धातु प्रातिपदिक एक सूत्र है, सुपो धातु प्रातिपदिकयो, इस सूत्र से सुप लुक होता है। सुप लुक का अर्थात हो गया सु से लेकर सुप के पैर तक जो 21 प्रत्यय है उन प्रत्ययों का इससे लोप हो जाता है। ये समान प्रक्रिया चलेगी मित्रों, पूरी जो समास प्रकरण उसमें यही तरीका है जो पूरे समास प्रकरण में चलेगा। फिर ये सूत्र है कुछ मोस्ट जो पूरे समास प्रकरण में चलेंगे। सुपो धातु से इसका लुक हो गया। फिर इसके बाद के अंदर एक सूत्र आता है एक देश विकृत मनन्यवत, एक देश विकृत मनन्यवत, इस सूत्र से होती है सुबुत्पत्ति। सुबुत्पत्ति का अर्थ हो गया सुप आदि जो 21 प्रत्यय हैं उनकी उत्पत्ति इस सूत्र से होती है। ये एक न्यास है मित्रों, ये जो न्यास है इससे सुबंत जो प्रत्यय हैं उनकी उत्पत्ति होती है। कृत दिस समासास्य सूत्र है। उसके बाद के अंदर जो 21 प्रत्याहारों को लाने वाला सूत्र है स्वोज समोट जो सूत्र है, उस सूत्र का ये विधान करता है। इस सूत्र को लाने के बाद ही उस स्वोज समोट सूत्र का आगम या उसका विधान किया जाता है। तो ये थे मित्रों कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, यही पूरे समास प्रकरण के अंदर चलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस केवल समास के अंदर हम उदाहरण देखें तो इसका एक उदाहरण लें जिससे हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका उदाहरण है भूत पूर्वः। भूत पूर्व इसका हो गया, इसका रूप हम सिद्ध करेंगे। तो भूतपूर्व का रूप सिद्ध करने से पूर्व इसका क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम करते हैं लौकिक विग्रह। पूर्वम भूतः, यह उसका हो गया लौकिक विग्रह। उसके बाद के अंदर हो गया अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह करने में हमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती है मित्रों, क्योंकि लौकिक विग्रह करने के बाद में अलौकिक विग्रह में हमें आसानी से पता चल जाता है। जैसे कि पूर्वम भूतः, इस पूर्वम में अम है और भूत है में है सु प्रत्यय, तो आसानी से हमें समझ में आ गया। तो इस पूर्वम भूतों के अंदर पूर्व प्लस अम और भूत प्लस सु, यह हो गया इसका अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह, ये इसका अलौकिक विग्रह हो गया मित्रों। उसके बाद के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब में एक ही तरीका चलता है। उसके बाद के अंदर जो इसका समास विधान करने वाला जो सूत्र होता है वो सूत्र चलता है। जिस प्रकरण में जो समास, जैसे इस केवल समास के अंदर जो भूतपूर्व में समास करेगा वो है सहसुपा, और अव्ययी भावी समास में एक सूत्र, अलग अलग सूत्र जो आएंगे वो अलग अलग प्रकार से समास संज्ञा करेंगे। तो जैसा कि अब इसमें सहसुपा सूत्र है, सहसुपा, इससे हो गई समास संज्ञा। समास संज्ञा। उसके बाद के अंदर हो गई प्रातिपदिक संज्ञा।
समासाश्य। इस सूत्र से हो गई प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा। फिर हम करते हैं जो इन अलौकिक विग्रह में जो लगे हैं सुबंत प्रत्यय, उनका हम लोप करते हैं सुपो धातु प्रातिपदिकों से। सुपो धातु प्रातिपदिकों। इस सूत्र से सुप का लुक हो गया सुप लुक। सुप लुक में जो ये अम और सु थे इनका लोप हो गया। तो मित्रों आगे मैंने इसको रब कर दिया है, तो आप इसको देखने के लिए इस वीडियो को पुश करके इसको आराम से देख सकते हैं या फिर अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। वीडियो को पुश कर लीजिएगा जिससे आपको समझने में जरा दिक्कत नहीं होगी और आराम से आप इसे देख सकेंगे। तो हमारी स्थिति हो गई सुपलुक करने के बाद में हमारी स्थिति हो गई पूर्व और भूत। ठीक है मित्रों, ये स्थिति हमारी हो गई। उसके बाद के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारा आगे का सूत्र होता है ये प्रथमा निर्दिष्टम समास। प्रथमा निर्दिष्टम आप देख नहीं पा रहे हैं, मैं साइड में लिख देता हूं। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। इस सूत्र से हो गई उपसर्जन संज्ञा। इस सूत्र से होगी उपसर्जन संज्ञा। अब इसमें एक सूत्र है भूतपूर्वे चरट। इस सूत्र से हो गया पूर्व प्रयोग। तो पूर्व प्रयोग होने से जो भूत था वो भूत पूर्व में आ जाएगा और पूर्व था वो आद में चला जाएगा, तो हो गया भूत पूर्व। इस प्रकार ये भूतपूर्व सिद्ध हुआ। और इसके बाद के अंदर हमें वो न्यास था एक देश विकृत मन्यनवत, उसकी उत्पत्ति करेंगे। एक देश विकृत मनन्यवत। इस सूत्र से सुबुत्पत्ति हो गई। सुबुत्पत्ति हो गई। अब सुबुत्पत्ति होने के कारण हमारा जो सूत्र था सु और जस, जो सु आदि प्रत्ययों का एक सूत्र है, आपको तो पूर्णतः याद होगा, आशा है मेरे को। सूत्र आ जाएगा सवोजस वाला। यह सूत्र से सु आदि प्रत्याहारों की उत्पत्ति हो जाएगी। तो भूत पूर्व प्लस सु। इस सु का आपको तो पता ही है कि हमें सु प्रत्यय आने के बाद में उसका विसर्ग और उसका लोप किस प्रकार से किया जाता है। तो इस सु का भूतपूर्व प्लस श। इस सु का इधर लिख देता हूं उपदेशे अजनुनासिक इत। उपदेशे अजनुनासिक इत। इस सूत्र से उ की संज्ञा हो गई और तस्य लोप से इसका लोप हो गया। तो हमारी आगे की स्थिति में ये बचा भूतपूर्व प्लस स। और स का हो गया हमारे भूतपूर्व प्लस स। इस स का रू हो गया। ससजु सोरू जो सूत्र है उससे इस स का हो गया रू। ससजु सोरू।
इस सूत्र से इस स का हो गया र। आपको दिख नहीं रहा होगा मित्रों, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, आप वीडियो को पुश करके इसको देख सकते हैं। तो हमारी यहाँ पे स्थिति हो गई भूतपूर्व प्लस र। अब हम जो आगे का सूत्र होता है, र को विसर्ग करने वाला सूत्र होता है खरवसानियो विसर्जनिया। भूतपूर्व इस र का हो गया विसर्ग और सूत्र हो गया खरवसानियो विसर्जनिया। इस सूत्र से हो गया र का विसर्ग और इस प्रकार हमारी रूप सिद्धि हमने हल की। तो मित्रों मैं आशा करता हूं कि आपके जरूर समझ में आया होगा। तो इस समास प्रकरण में ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा कोई कार्य नहीं होता मित्रों, सबके अंदर समान प्रक्रिया चलती है। और सर्वप्रथम इसका लौकिक विग्रह, फिर अलौकिक विग्रह, और जिस समास में ये है उस समास से इसकी समास संज्ञा हो गई, फिर प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद के अंदर सुपो धातु प्रातिपदिक की ओर से जो अलौकिक विग्रह में सुपादि प्रत्याहार लगते हैं, सुपादि जो पढ़ते लगते हैं, उनका लोप किया जाता है। लोप करने के बाद के अंदर हम आगे की जो प्रक्रिया हम करते हैं वो सेम ही प्रक्रिया इस पूरे समास प्रकरण के अंदर चलेगी। तो आपको जरूर ये समझ में आया होगा। तो इस प्रकार ये केवल समास आज हमारा एक हमने रूप इसका सिद्ध किया, और आगे की कक्षा में एक इसमें वार्तिक आता है, वो वार्तिक हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज के लिए मैं आपको इतना देता हूं और आशा करता हूं कि आप इसका अध्ययन जरूर करेंगे, और अगली कक्षा में जब हम भी मिलेंगे, हम सब मिलेंगे, तो आपको इतना जितना हमने आज तक पढ़ा है समास प्रकरण से लेकर केवल समास और समास के प्रकार और उसकी परिभाषा, ये आपको जरूर समझ में आएगी। तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे। नमो नमः, नमः सत्संग।